हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाइए जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आए। तो इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये है क्लास 10 साइंस का। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, आपके लिए वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ये है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो और जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आएगा। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो 100% आएंगे ही आएंगे। और आप भी कर लो अपना 70 में 70 नंबर पक्का, क्योंकि ये वीडियो 100% फिक्स्ड है कि आएंगे। ठीक है, समझो पेपर लीक हो गया है और वहां से हमें ये सारे क्वेश्चंस पता चल गए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना इस बात पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारा मतलब ऊष्माक्षेपी या दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। उदाहरण दीजिए, उदाहरण के साथ आपको समझाना है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, ये उस टाइप की रासायनिक अभिक्रिया होती है जैसे कोई चीज हम बनाते हैं तो उसके साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे आप कुछ बनाते हो तो उसके साथ जो ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी होता है। अब जैसे अगर आप मेथेन में ऑक्सीजन को डालोगे तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप चूना जो होता है उसे पानी में डालते हो तो वो ऊष्मा यानी कि जलने लगता है, बाहर निकलता है ऊष्मा धुएं के रूप में, तो वही सब है ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का अंदर अवशोषित होना ऊष्माशोषी। ठीक है, समझ में आया। तो यही कहना है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप कहोगे सर एग्जाम्पल भी बता देते तो मजा आ जाता, तो हम आपको बताएंगे और आप मजे के साथ पढ़ाई करो। देखो, सबसे पहले हम लेंगे CH4 मेथेन। अगर भैया आप मेथेन है और मेथेन में आप ऑक्सीजन जोड़ोगे, देखो हम बैलेंस करने के लिए 2O2 लेंगे। ठीक है, आपका जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमें गिव्स आउट हमें क्या देगा, वो देगा CO2 यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब गैस की अवस्था में है, ध्यान रखना, सब गैस की अवस्था में, यानी कि ऐसे आप गैस बगल में G लिख सकते हो। ठीक है, और +2 H2O पानी कहोगे सर लिक्विड होता है, नहीं ये भी गैस ही है। क्यों? क्योंकि ये भाप के रूप में निकल रहा है, प्लस ऊष्मा हमारा बाहर निकल रहा है, मतलब ऊष्मा हमारा बाहर निकल रहा है। अगर ऊष्मा बाहर निकलेगा तो उसे हम लोग कहते हैं प्लस ऊष्मा। क्या कहते हैं? प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में है कि ऊष्माशोषी समझ लो। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब किसी चीज को बनाते समय हम ऊर्जा को और देते हैं और वो अपनी तरफ खींचती है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल बता दें तो और अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल में एक आसान सा लेता हूं। N2 में अगर आप O2 जोड़ोगे तो आपको बनेगा 2NO और इसमें हमारा माइनस ऊष्मा है। अगर माइनस ऊष्मा, देखो इसको पहचानने का ट्रिक भी यही है कि अगर माइनस ऊष्मा लगा हो तो वो हमारा ऊष्माक्षेपी होता, शोषी होता है। अगर प्लस ऊष्मा लगा हो तो वो ऊष्माशोषी होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप समझ लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, नंबरों की बारिश करनी है, तो आप जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उन सबको समझते चलो। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, व्याख्या कीजिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे हमें अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, आपको अच्छे से व्याख्या करनी है। तो देखो, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है?
क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O का मतलब आधा पानी होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग अर्धरोधी बर्तन में रखते हैं। देखो क्यों, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता, जो आर्द्रता होता है नमी होता है, जैसे जहां थोड़ी सी पानी होगा नमी और जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि बहुत ही कठोर पदार्थ है और जिसकी अभिक्रिया निम्न है। अगर हम इसे अर्धरोधी बर्तन में ना रखें तो ये जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है, अभिक्रिया कर लेता है तुरंत। बहुत होशियार है ये, ठीक है। देखो यहाँ CaSO4 है और इंटू हाफ H2O, यानी कि हाफ H2O यानी कि पानी की मात्रा आधी है, और प्लस 1/1 सही 1/2, यानी कि इसे आप 3/2 भी कह सकते हो, वाटर, ठीक है। तो ये हमारा जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, CaSO4 इंटू 2H2O में, ये जिप्सम में बदल गया और इसका नाम क्या है, जिप्सम। क्या है, जिप्सम, ठीक है। ये तो जल है और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपको समझ में आया दूसरा क्वेश्चन। रिएक्शन भी समझा दिया, अब इसमें क्या है, बहुत आसान है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो ऐसा ना हो कि आप बोर्ड एग्जाम में छोड़ कर आओ। छोड़कर नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चंस को समझना है अच्छे से और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पूछ रहा है भाई कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करें, मतलब जो हमारा एथिल अल्कोहल है इससे हम एथिलीन कैसे बनाएं, या फिर इसी अभिक्रिया को आप इस प्रकार से पूछ सकता है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। और ये आप लोग देख सकते हो कितनी बार आया हुआ है भैया, 2015 में आया है, 2016 में, 2017 में, 2018, 19, 20 में, तो मतलब हर बार आ ही रहा है। तो 2024 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो चलो हम लोग इस अभिक्रिया को देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड है बट इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिया है ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आ जाए। देखो हमें एथिल, नाम वही है कि एथिल अल्कोहल से हमें एथिलीन बनता है, और यहाँ जैसे एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 160 डिग्री से गर्म करोगे तो हमें एथिलीन ही मिलेगा, ठीक है। तो अब आप रिएक्शन को मैं डायरेक्टली समझाता हूं। देखो हमारा एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाओगे, मेन ये है। तो सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल का फार्मूला बताओ, कितने बच्चों को पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पढ़ लो, अभी समय है, पढ़ लो, ठीक है, वरना फिर समय निकल जाएगा और रोते रहोगे, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेता, यही करते रह जाओगे। तो अभी समय है, पढ़ लो, सुधर जाओ, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो जो कर रहे हो। देखो यहां हमारा C2H5OH, ये हमारा है एथिल अल्कोहल, ये देखो कार्बन की संख्या 2 है तो मेथ एथिल अल्कोहल इसलिए इससे कहते हैं, और प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है? सबको पता होगा, H2SO4, ये SO4 है, ठीक है। अब इसे सबसे पहले हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने तो 170 से 180 डिग्री सेल्सियस, 160 से 70 लिखा है, अभी इसको 2 बार करना है रिएक्शन, इसीलिए तो कह रहे हैं हार्ड है थोड़ा सा। यहाँ से आप C2H5 ले लो भाई, यहाँ से C2H5 ले लिया, यहाँ से केवल H लेना और SO4 ले लेना, मतलब लास्ट में आपको वाटर को बाहर निकालना है। अब कहोगे सर ये क्या है, ये तो बहुत हार्ड दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? इसमें क्या है, बहुत आसान है। देखो ये एथिल है, ठीक है, यानी कि एथिल का फार्मूला, ये हाइड्रोजन है, एथिल हाइड्रोजन, ये SO4 सल्फेट है, बस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है, कुछ है इसमें? लप्पू सा तो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अभी हमें एथिलीन नहीं मिला, एथिलीन का फार्मूला C2H4 होता है। अब हम इसको, जो हमें ये मिला है, ये राजा को, इसको हम लोग 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारा मिला है C2H5 यानी कि एथिल, H से हाइड्रोजन, SO4 से सल्फेट, इसको हम लोग क्या करेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर इस चीज़ को हमें गर्म करना है। मतलब 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करेंगे। और अब हमें मिलेगा यहाँ से C2 और H4,
और प्लस H2SO4। ये हमें क्या मिल गया? यही तो हमारा है माय डियर स्टूडेंट, क्या? एथिलीन। क्या है ये? एथिलीन। बस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 रिएक्शन है। रिएक्शन भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बस थोड़ी दिन इंतजार करो। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है अपना प्रदर्शन करने का, क्योंकि ये हर बार महाराज आते ही हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन का नाम है कि समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले देख लो कि ये कितनी बार आए हुए हैं। एनसीईआरटी का है, 2014 में आया हुआ है, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, अब बारी है 2024 में आने का। ठीक है, ये टिप्पणी करने के लिए भी आ जाता है। समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, तो ध्यान से समझना। चलो हम लोग समझते हैं। तो देखो, समजातीय का मतलब क्या होता है? सामान्य जाति, जो एक सामान्य जाति की हो। अगर एक एग्जाम्पल समझो, लाइक इज, अगर सारे एक सामान्य जाति की हों, जैसे बहुत सारे कास्ट होते हैं, अगर सारे एक ही कास्ट के हों तो वो सही रहता है। अब इसमें कास्ट ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर सारे एल्केन के हैं तो ये एल्केन समूह के हों, सारे एल्कीन के हैं तो एल्कीन के, सारे एल्कोहल समूह के हैं तो एल्कोहल के, सारे एल्डिहाइड समूह के हैं तो एल्डिहाइड के, ये होते हैं इसमें कास्ट। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, जो उनका सामान्य सूत्र होता है, एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, चाहे उनका सामान्य सूत्र समान हो या फिर उनका जो क्रियात्मक समूह है वो समान हो, मतलब समान होना चाहिए, एक जैसा होता है, तो उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। तथा जो उनके सदस्य होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं समजात गण। ठीक है, मेन ये है कि अगर एक ही समूह के हैं तो समजातीय श्रेणी, और एक ही सामान्य, एक जैसा सामान्य सूत्र हो तो भी समजातीय श्रेणी होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो हम लोग कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मेथेन, एथेन, सब कुछ ले सकते हो। तो हम लोग लेंगे एल्कोहल समूह के, मेथेनॉल, मेथेनॉल जिसका फार्मूला होता है CH3OH, एथेनॉल जिसका फार्मूला होता है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल जिसका फार्मूला होता है CH3CH2CH2OH। ये सारे एक ही समूह के हैं। अगर आप देखोगे तो ये मेथेनॉल है, OH समूह है, एथेनॉल है, OH समूह है, प्रोपेनॉल है, OH समूह है, सारे OH समूह के हैं, देख सकते हो। तो ये सारे जो हैं हमारे समजातीय श्रेणी हैं, मतलब इनकी जो जाति हैं वो समान है, मतलब समजातीय श्रेणी है। लक्षण यानी कि उनके कुछ गुण हैं, लक्षण हैं जो आपको समझना है। पहला, सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्य के एक ही सामान्य सूत्र होते हैं। अगर एल्केन के हैं CnH2n और +2 हैं तो ये हमारे एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा अगर सभी को प्रदर्शित करें तो वो हमारा यही होगा समजातीय श्रेणी। ठीक है, सभी सदस्यों को एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा, एक क्रिया से OH समूह है, COOH समूह है, ये सारे समूह होते हैं क्रियात्मक समूह, ये समूह होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें OH समूह है, एल्कोहल समूह। ठीक है, IPC नाम पढ़ेंगे तो जानेंगे। तीसरा है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक सदस्य के क्रमागत यानी कि प्रत्येक सदस्य जो होते हैं, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के बीच में CH2 का अंतर होता है। इन सबके बीच में देखो CH2 का अंतर, देखो CH3OH और यहाँ CH3OH, CH2 ज़्यादा है, अंतर इतना है बस। इसमें भी CH2 का इन दोनों में अंतर है। ठीक है, और चौथा
किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों का गुणधर्म पता कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है अल्कोहल समूह के हैं तो इनके कुछ सामान्य गुणधर्म है जो सभी के समान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समजातीय श्रेणी। मैंने आपको समजातीय श्रेणी का परिभाषा भी बता दिया, साथ में मैंने एग्जाम्पल्स भी बता दिए एंड हमने आपको लक्षण भी बता दिए। तो अब तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि आपको ना समझ में आए इसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो निम्नवत हैं। मतलब निम्नवत का मतलब कुछ कारक हैं जो निम्नलिखित हैं, निम्नवत हैं, जो नीचे हमारे दिए गए हैं। तो एक एक को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। जब हमारी आर्द्रता बढ़ती है तो जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। सेकंड है कि वायुमंडलीय ताप बढ़ने पर या तेज हवा चलने पर या आंधी चलने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। जब वायुमंडलीय हवा जो होता है या फिर ताप बढ़ जाता है, तेज हवा चल जाती है या आंधी आ जाता है तो हमारा जो वाष्पोत्सर्जन है वो बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश या दिन में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। जब प्रकाश होता है या फिर दिन के टाइम जो दोपहर होता है उस टाइम सबसे ज्यादा होता है और रात में कम होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमा खुले रहते हैं जिससे वाष्पीकरण अधिक होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन भी होगा। अगला देखो, पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या व स्थिति वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। तो ये है हमारा वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ पॉइंट जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इन सारी चीजों को याद भी रखोगे। बोर्ड एग्जाम में तबाही करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या पूछ रहा है, बहुत जरा आसान है। पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है उसे क्या कहा जाता है, या उदाहरण दीजिए। देखो, ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं, कुछ ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिस पर हमारा जैसे अचानक में आती हैं, जान नहीं पाते हैं हम, और वो हो जाती है। छींक आना, सांस छींकना, नेत्र का ऊपर नीचे होना, साइकिल चलाते हुए भी एक अनैच्छिक क्रिया है, नृत्य करना। ठीक है, ये सारी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं। एग्जाम्पल नीचे है। तो देखो, ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो अनायास या अविलंब, ठीक है, यंत्रवत एवं सहज की भी घटित हो जाती। मतलब कोई उसका ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, सहज बहुत सरल तरीके से घटित होती है। और जो सुषुम्ना है में संवेदी प्रेरणा पहुंचने पर चालक प्रेरणा के रूप में अपवाहक अंगों द्वारा तुरंत ही घटित हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखो, जो हमारा खांसना है, छींकना है, नेत्र प्रतिक्षेप किया क्रिया एंड साइकिल चलाना, नृत्य यानी कि नाचना, ये सारी हमारी क्या है बच्चों, हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं या फिर हमारा प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो कि हमारा परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो। जो परिवार नियोजन होता है उससे आप क्या समझते हो, छोटे परिवार का महत्व को समझाइए। जो छोटा परिवार होते हैं उसके महत्व को समझाना। देखो, परिवार कल्याण हेतु, जो परिवार होता है उसका कल्याण करने के लिए, परिवार में ज्यादा दुख ना हो और अच्छे से जीवन व्यतीत किया जाए, इसलिए परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया, परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार अधिक सुखी जीवन तथा रहन सहन अच्छा रख सकेगा। तो परिवार में जो बच्चों की संख्या वो सीमित होनी चाहिए ताकि अच्छे से उन्हें पढ़ा लिखा सकें, अच्छे से खा पी सकें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे हैं, ना उनको पढ़ा सके ना उनको खवा सके और केवल बच्चे ही बच्चे हैं।
ठीक है। तो इसलिए परिवार में जो बच्चों की संख्या सीमित रखो, अच्छे से रहन सहन हो, उनको शिक्षा दीक्षा दो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराओ, ताकि वो आगे चलकर कुछ बड़ा कर सकें, आपके सपनों को पूरा कर सकें और नाम रोशन करें। तो ये होता है परिवार नियोजन और छोटे परिवार का महत्व। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने बहुत सारे आपको प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो दे दिया है। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी क्रांतिक कोण, किसी मतलब वायु के सापेक्ष है किसी द्रव होगा, हाँ यहां द्रव कर दो, ठीक है, किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लो कि 2014 में आया हुआ है, 16 में, 18 में, 20 में 4 से 5 बार आ चुका है। और इन सब टाइप के न्यूमेरिकल बहुत कम ही होते हैं, न्यूमेरिकल तो हमेशा चेंज ही करके आता है, लेकिन ये हर बार आ रहे हैं। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक, जो हमारा द्रव है वो है 1/sin², मतलब अपवर्तनांक जो है उसे हम लोग लिखते हैं जो हमारा 1/sin² हो जाएगा। ये फार्मूला है क्रांतिक कोण का। ठीक है, अब क्रांतिक कोण यहाँ C है, क्या है C है, तो अब यहाँ क्या है, अगर C क्रांतिक कोण है तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, बहुत आसान हो गया। 1/, क्रांतिक कोण का मतलब साइन, और क्रांतिक कोण हमारा 45 डिग्री दे रखा है। 1/45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भैया ऊपर चले जाएंगे और √2 हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, √2 जो होगा वो होगा द्रव, मतलब उस द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील आवेशित कण है पर लगने वाला बल जो है कण के आवेश के परिणाम, जो कण का आवेश है उसके परिणाम, और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम, और कण के वेग व उसकी गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण पर निर्भर करता है। लाइक हम फार्मूला की बात करें तो किसी गतिशील आवेशित कण का आवेश हमारा क्यू है, क्यू का मतलब आवेश, वेग v है, तथा यह v तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण से बनाते हुए गति करता है। तो बल F का जो फार्मूला होगा F बराबर v या क्यू v साइन थीटा या v क्यू v साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप लोग इनको जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये हमने अभी तक कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखे हैं। अब हम लोग ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आते ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग वो देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला, बेकिंग पाउडर, कहोगे सर ये आता है या नहीं आता है, तो देख लो कितनी बार आया हुआ है। 2014 में आया हुआ है, 15 में, 16 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है, एंड 2022 में भी आया हुआ है, मतलब बहुत बार आया हुआ है। तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट की जगह वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ बेकिंग पाउडर बनाने की विधि, हम इसको कैसे बनाते हैं तथा इसके जो रासायनिक गुण होते हैं और भौतिक गुण, उपयोग, सब कुछ लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप समझो कि बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट व अणुसूत्र NaHCO3 होता है। NaOH का मतलब क्या होता है, NaHCO3, देखो Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से सल्फेट, सॉरी कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो या फिर आप लोग इसे बाई भी कह सकते हो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इससे आप अगर ये चीज याद है तो इससे आप बना सकते हो। बनाने की विधि,
बनाने की विधि हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। मतलब जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन लेंगे और उसे हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो भैया हमने लिया NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ इनके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, भाई बैलेंस करना पड़ेगा ना। और इसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हैं CO2 गिव्स आउट, हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, ये मिल गया हमें। अभी आप कहोगे सर हमें कहाँ बना, ये तो हमारा केवल सोडियम कार्बोनेट है, बनाना तो सोडियम बाइकार्बोनेट था। तो अभी हम एक बार और इनको लेंगे और इनका एक बार और करेंगे ऑपरेशन। देखो इनका हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा Na2 है, NCO3 है जो ये आपको मिला है, प्लस H2O। अब इसमें एक बार और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे, तब आपका बनेगा जो हमें बनाना था। क्या बनेगा, वो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज बेकिंग पाउडर। ये हमारा बन गया बेकिंग पाउडर, जिसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज़ फुलाना होता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नहीं पता तो घर में पूछ लेना, अपनी मम्मी से बता देंगी। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर है और हमारा बनाने की विधि है। अब हम लोग गुड़ को समझते हैं। 2 टाइप के गुड़, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो ये सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। भौतिक गुण, पहला, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये जो होता है एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है एंड यह जल में अल्प विलय होता है और इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है हमारे स्टूडेंट, अम्लीय होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण भी समझ लेते तो मजा आ जाता ना, तो आओ हम लोग समझते हैं। देखो पहला रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा CO2 बाहर निकलता है। तो अब इसको कैसे करोगे, देखो ये चीज बहुत आसान है। कहोगे कैसे, तो अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे। देखो ऊपर आपने एक रिएक्शन लिखा था, ये रिएक्शन, इस चीज को आप जो ये लिखा था ना, इसको आप उल्टा कर दो। ये रिएक्शन जो है इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, ये रिएक्शन तैयार हो जाएगा। कैसे, देखो यहां हमारा 2NaHCO3 है, यहां लिख दो 2NaHCO3। भैया मिलेगा हमें क्या, ये लिख दो। उल्टा मैंने कहा ना कर दो, बस आंख मूंद कर, कोई आपको काट नहीं पाएगा। Na2CO3 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा और प्लस हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। हो गया। इस चीज को मैं इसको ऐसे करना है, मतलब जैसे एक्टिव पैसिव में करता हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऐसे अभिकारक को उत्पाद को अभिकारक, अभिकारक को उत्पाद कर दो, आपका रिएक्शन तैयार। तो ये हमारा हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन समझते हैं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करोगे क्या मिल जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूं। जब आप तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करोगे, लाइकेज हमारा NaH है, CO3 है, इसका आप तनु अम्ल यानी कि HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा, देखो सबसे पहले तो आपको NaCl मिलेगा जिसे हम लोग लवण कहते हैं, जिसे नमक कहते हैं, प्लस आपको वाटर मिलेगा, जल मिलेगा जिसको हम लोग पीते हैं, और प्लस CO2 गैस मिलेगा जो हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। ये हमें मिलेगा तीनों चीज। आप ऐसे लिख देना कि हम जब बेकिंग पाउडर की अभिक्रिया तनु अम्ल से करते हैं तो हमें लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये हो गया हमारा पूरा रासायनिक गुण, भौतिक गुण। बनाने की विधि में क्या है लिख देना, उपयोग में लास्ट में उपयोग लिख देना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत सारी अभिक्रिया करने में। बस हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब हमारा आ गया अगला एक क्वेश्चन जो कि अभी नया है और कई बार आ भी चुका है। अब कहोगे सर नया है तो आया कैसे, तो आता है छोटे मोटे क्वेश्चन में, लेकिन ये अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया है। पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। 2014 में आया हो, 18 में, 20 में, 16 में, 18 में। देखो पादप हार्मोन्स का मतलब है कि पादप में जो हार्मोन्स होते हैं। अब पादप हार्मोन्स का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को पादप कहा जाता है और जो जीव जंतु होते हैं उसे जंतु कहा जाता है।
तो पादप में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं। अगर पेड़ पौधों में हार्मोन्स ना हो वृद्धि को ज्यादा करने के लिए, कम करने के लिए, अगर कम करने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए हार्मोन्स ना हो, तब ये बड़ा 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 होते होते तो बहुत बड़ा हो जाएगा पेड़ ना, बादल को छू जाएंगे। तो इसलिए इसको रोकने के लिए भी एक हार्मोन्स होता है। जब तक एक हार्मोन्स रहेगा, जब तक पेड़ बड़ा हो जाएगा, फिर दूसरा हार्मोन्स अपना काम करेगा, फटाक से उनको रोकेगा और वहीं वो पेड़ बढ़ना रुक जाता है, फिर वो मोटा होता चला जाता है पेड़। तो देखो, पादप में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक हार्मोन्स या फिर पदार्थ होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक कहते हैं। पादप हार्मोन्स वो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों से निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवाहक ऊतकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचित होकर वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। विशेषताएं देख लो कुछ, ये जो होती हैं ये जड़ में, तना एवं कलिका के शीर्षार्थ बीजात्मक में बनते हैं तथा फ्लोएम से होकर अन्य अंगों में पहुंचते हैं, सभी भागों में विस्तृत होकर वृद्धि का नियंत्रित करते हैं। इन्हें पौधों से निष्कासित किया जा सकता है। ये पादप वृद्धि तथा वृद्धारोधक को नियंत्रित करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ के होते हैं, कार्बनिक प्रकृति के होते हैं और ये अति अल्प मात्रा में प्रभावीशील होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं जो प्रभावीशील होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और है भी, यहाँ पादप में दो चीज समझो। एक तो पादप का हार्मोन्स का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है। पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण दो भागों में, पहला वृद्धि वर्धक जो वृद्धि को बढ़ाता है, जो वृद्धि के दर को बढ़ाते हैं, जैसे वो दो हार्मोन्स होते हैं, एक तो जिब्रेलिन से एक साइटोकाइनिन जो वृद्धि को बढ़ाता है, बड़ा करता है, और एक वृद्धि रोधक जो वृद्धि की दर को कम करता है, उसको रोकता है, वो एब्सिसिक अम्ल होता है और एथिलीन होता है। ठीक है, ये दो हार्मोन्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया बच्चों पादप हार्मोन्स, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब कहीं भी आए आप लिख कर आओगे, इसको छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये अब हमारे नज़र में आ गया है। तो अब आप लोग इसको तैयार कर लेना, नोट बना लेना, और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को जो जो बता रहे हैं तैयार करते रहना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। अगर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, नहीं आएगा तो 4 नंबर में दे देगा। ठीक है, लिखा हुआ ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए किरण आरेख खींचकर समझाइए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं, ओम के नियम के अनुसार, जैसे हमारी कोई भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब, ये सब भौतिक अवस्थाएं। तो ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जो हमारा विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा। अब हम लोग समझते हैं फार्मूला। V जो होता है वो विभवांतर होता है, अनुक्रमांकपाती धारा का I होता है। ठीक है, जब हम अनुक्रमांकपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? स्थिरांक, और इनटू I हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, V बराबर RI। कहोगे R कहां से आ गया, ऊपर से आया या नीचे से? तो देखो सबसे पहले जब हम यहाँ अनुक्रमांकपाती चिन्ह, यहाँ एक अनुक्रमांक चिन्ह होता है वो हटा दिया तो एक स्थिरांक जुड़ गया, और दिस इज हमारा स्थिरांक, और R जो है वो चालक का प्रतिरोध है। क्या है? चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, अब यहां से अगर हम R बराबर पूछें तो B/I हो जाएगा, और यही R तो हमारा प्रतिरोध है और यही हमारा ओम के नियम का पालन करता है। तो यहाँ हमारा अगर R का मात्रक देखें तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो समझो, निकाल लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक वो बराबर होता है, सबसे पहले विभवांतर का मात्रक निकालो, मात्रक बटे में I का मतलब होता है धारा का मात्रक, धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, बटे धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। तो ये हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वो हमारा R का मात्रक होता है, और इसको हम लोग ओम कहते हैं। तो उसका दो मात्रक है, कौन कौन सा? एक तो हमारा ओम हो गया और एक वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया, बस। ठीक है, तो ये पूरा होता है ओम का नियम, और ओम का हम एक सिंबल भी होता है, वो हमारा होता है इस चिन्ह के द्वारा, ये सिंबल। ठीक है, इस चिन्ह के द्वारा।
तो ये हमारा ओम का नियम। अब ओम का नियम का सत्यापन समझ लो बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आप हेडिंग डालो ओम के नियम का सत्यापन, और इसके लिए हम 2-3 चीज लेंगे। सबसे पहले हम इस प्रयोग के लिए बैटरी लेंगे, एमीटर लेंगे, कुंजी लेंगे, धारा नियंत्रक लेंगे, प्रतिरोध लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, जो कि चित्र ए में जैसे बताया गया है। यहाँ बैटरी लगाओ, यहाँ धारा नियंत्रक लगाओ, यहाँ कुंजी लगाओ, यहाँ एमीटर लगाओ, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्रतिरोध तार। ये प्रतिरोध है जो रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। एंड प्रतिरोध में धारा आई, प्रतिरोध में हम लोग धारा आई प्रवाहित करेंगे, और धारा आई एमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। अब इसके सत्यापन के लिए दूसरा फिगर अभी समझ में आएगा। ये वाला फिगर तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ए है ना, ए और बी फिगर, या फर्स्ट या सेकंड, ए और बी डाल दो, ए और बी। देखो, प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रित की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदल कर एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेती है। मेन अब समझो, जब विभवांतर को एक्स अक्ष, यहाँ विभवांतर जो है इसको एक्स अक्ष पर रखा गया, ये विभवांतर है, ठीक है, समझ में आया। तथा धारा को वाई अक्ष पर लेने कर एक ग्राफ खींचते हैं। यहां धारा है, इसको हम वाई अक्ष पर लेते हैं और एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचा गया। अगर ग्राफ खींचते, यह सरल लेखा में आता है। देखो ये सरल लेखा में है ना, ये देखो ये सरल लेखा, बिल्कुल सरल लेखा है ना। जैसे चित्र बी में आप देख लो सरल लेखा है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा सरल रेखीय है, तो ओम के नियम का पालन करती है। तो ये ओम का नियम का पालन करती हैं, तो करती हैं ओम के नियम का पालन, क्योंकि ये सरल रेखा में है। तो ये इस टाइप से इसका ओम के नियम का सत्यापन हो गया। बस इतना ही करना था। तो ये है आज का हमारा साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। मतलब हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन समझाया और लघु उत्तरीय, और साथ में हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो पहले ही दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखा है तो देख लेना, फिर से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो लाएंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।